नमस्कार, जय हिंद। मीडिया वार्ता कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया वार्ता में हम हर बार किसी ना किसी अहम मुद्दे पर बात करते हैं। तो इस बार का हमारा मुद्दा है बूंद बूंद में जीवन। देखिए, इस विषय पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जल की आवश्यकता को हमें समझना होगा। क्योंकि अगर हमारे पास जल नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन के लिए, उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। शास्त्रों में कहा भी गया है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल मनम सुभाषितम, अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न श्रेष्ठ हैं, जल, अन्न और शुभवाणी। और आज 21वीं सदी में हम इन तीनों से ही कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहला रत्न है हमारा जल। इसी के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 75% हिस्सा उस पर जल मौजूद है और उसमें से कुछ ही प्रतिशत जल पीने योग्य है, लेकिन उसकी आवश्यकता को, उसकी उपयोगिता को भी हम नहीं समझ रहे हैं। इसकी उपयोगिता अगर हमने आज भी नहीं समझी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बूंद बूंद में जीवन विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एवं डीन डॉक्टर नीरज करण सिंह, जो कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के साथ साथ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के डीन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम में हम जल की उपयोगिता यानी कि बूंद बूंद में जीवन विषय पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस विषय की उपयोगिता क्या है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय को 2 तरीके से मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। भारतीय दर्शन में शीत जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना शरीर। मानव के शरीर की संकल्पना ही 5 तत्वों से मानी गई जी। और ये भारतीय दर्शन नहीं, विज्ञान भी इस बात को कहता है कि शरीर के अंदर 5 तत्व समाहित हैं और जिसमें अगर सबसे ज्यादा प्रबल कोई तत्व है तो वो जल है जी। उदाहरण, विज्ञान कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर 70% भाग जो है वो पानी से बना है जी। बिल्कुल। अगर पानी से बना है तो जल की अहमियत क्या है, शरीर के अंदर आप समझ सकते हैं। तो ये शरीर की बात है। लेकिन जब जीवन तलाशने के लिए हम निकलते हैं तो कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी बड़े से बड़ा एजेंसी, चाहे वो नासा की बात कर लीजिए, इसरो की बात कर लीजिए, किसी भी देश के उस वैज्ञानिक या अंतरिक्ष में जीवन को तलाशने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे चंद्रमा पे जाइए, चाहे मंगल पे जाइए या किसी भी दूसरे ग्रह पर जाइए, वैज्ञानिक या विज्ञान सबसे पहले क्या तलाशता है कि उस ग्रह पर जीवन के लिए पानी अगर मिल जाएगा तो जीवन संभव है जी। तो जीवन को तलाशने के लिए सबसे पहले क्या है? जल। जल। अगर जल मिल गया तो वहां पर जीवन का अस्तित्व हो सकता है जी। तो जीवन के अस्तित्व को तलाशने के लिए आप पानी पे जा रहे हैं, जल को तलाश रहे हैं। शरीर का 70% भाग जो है जल से बना है। तो जल की कितनी बड़ी उपयोगिता हमारे जीवन में है। नारा आपने सुना होगा, जल है तो कल है। मैं कहूंगा जल है तो ये थल है और जल है तो बल है जी। यानी कि आज आप इस कार्यक्रम के जरिए ये कहना चाहते हैं कि नारा तो पहले से दिया गया है कि जल है तो कल है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जल है तो बल है और जल है तो थल है। सर, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी कि आप जिस बात को कह रहे हैं उसके पीछे आपका तर्क क्या है? देखिए, भारत के अंदर जब हम जल की बात करते हैं जी, और इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सभी विद्वान कहते हैं कि आने वाला जो महासमर होगा या विश्व युद्ध होगा जी, तो कहीं ना कहीं उसका कारण जो है उसके तत्व में, उसके गुण में, उसके जड़ में जल होगा। जल के कारण ही महासमर हो सकता है जी। ऐसी कल्पना संकल्पना विद्वानों ने की।
और अगर ऐसा हुआ तो इसका निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण वो करेगा जिसके पास में जल होगा जी। तो जल संरक्षण कितना अहम हो सकता है। मैं इससे भी अभी की बात करता हूं, 21वीं सदी की बात करता हूं कि जल के महासमर तो परिकल्पना है, हो सकता है और यह भी तय नहीं है कि ना हो जी। क्योंकि उससे पहले मानव अगर सचेत हो गया और उसका संरक्षण करना प्रारंभ कर दिया तो ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी जी। और होनी भी नहीं चाहिए जी। मानवता के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, मानवता के लिए जीवन की संभावनाओं को तलाशना चाहिए जी। लेकिन एक समर जो अभी चल रहा है उसकी ऊपर बात की जाने की आवश्यकता है, जिसे आप कहेंगे डेटा महासमर। डेटा सर, यहाँ हम जल विषय पर बात कर रहे हैं और आप डेटा विषय को यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ये दोनों इतना खास हो गए हैं? बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। वो दिखता नहीं है, हमारी जो खुली आंखें उनसे दिखेगा, इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। वो एनालिसिस मैं आपको बताऊं। हम और आप मोबाइल फोन पर लगातार व्यस्त हैं। पहले कुछ एमबी इस्तेमाल करते थे, उस एमबी से हम जीबी पर आए, ठीक है, कुछ जीबी में हमारा पूरे महीने भर का काम हो जाया करता है जी। आज आपको पता है औसतन पूरे विश्व में एक आदमी जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है वो 25 जीबी कर रहा है। 25 जीबी एक आदमी औसतन, और भारत में ये संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है लगातार। वो जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है या वो जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर या जितने भी सोशल मीडिया पर जो वो एक्टिव है, आप और मैं लगातार एक्टिव है। हमारा जरा से भी मोबाइल फोन पर एक जरा से भी बेल बजती है तो हम तुरंत उठा के देखते हैं कि किसी का संदेश है जी। हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है इंटरनेट। मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हम लोग, जब हमारे घर पर कोई आया करता था, हमारा कोई गेस्ट आया करता था, तो हम उससे पानी पूछा करते थे, हम उसे ठंडा लेने की बात किया करते थे, हम उसे चाय पिलाया करते थे। अब आने वाला दौर कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे पास में गेस्ट आए तो हम उससे पहले ही बताएं कि कौन सा वाईफाई लेंगे आप जी, है ना। तो वाईफाई एक ऐसी चीज हो जाएगी कि सबसे पहले अगर आप घर में आए तो सबसे पहले उसके मोबाइल फोन पर इंटरनेट पर वाईफाई जोड़िए, उसके बाद में पासवर्ड डालिए, उसके बाद में कनेक्ट करके दीजिए। मुझे लगता है कि वो भी इतना ही खुश हो जाएगा कि वाह, फ्री का वाईफाई मिल गया। ऐसी स्थिति जब बन रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा का सारा काम आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम इंटरनेट पर देख रहे हैं, हम गाना सुन रहे हैं, हम जो है कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि इन सब के पीछे ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ कहां से रही होगी? ये हमारी सारी जानकारियां कहां पर सेव है? उसे डाटा सेंटर कहते हैं जी। वो देश विदेश, अमेरिका या बड़े देशों के अंदर स्थापित है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के, एरिक्सन जैसी कंपनी के, फेसबुक जैसी कंपनी के, गूगल जैसी बड़ी कंपनी के, इन सब के डाटा सेंटर है। अब वो इतने बड़े डाटा सेंटर हैं कि पूरे विश्व भर का जितना डाटा है उनके पास में सेव है जी। फेसबुक पर जितने भी लोग लॉग इन करके अपना अकाउंट तैयार करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कहां जाती है? वो फेसबुक के उस डाटा सेंटर पर। यूट्यूब के जितने भी लोग यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, मेरे ख्याल से खरबों वीडियोस जो है डेली अपलोड होती है, डाउनलोड होती है जी। तो उस डाटा को कहां पर रखा जाता होगा? अभी बीच में आपने एक खबर देखी होगी कि यूट्यूब का जो डाटा सेंटर था वो बैठ गया, अभी कुछ कुछ साल पहले आई थी जी। लेकिन उसके बाद में वो रिकवर हुआ, तो कुछ दिनों तक यूट्यूब का कोई भी काम नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में वो डाटा सेंटर जहां पर पूरे विश्व के जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी कंपनी को एक्सेस कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा डाटा उस डाटा सेंटर में स्टोर होता है। वो एक बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीनों से ऊष्मा निकलती है जी। अब उस ऊष्मा को शांत करना बहुत जरूरी, नहीं तो जितना भी जो डाटा के लिए आपने इक्विपमेंट लगाए हुए सब के सब हैंग हो जाएंगे। बिल्कुल। उस ऊष्मा को शांत कैसे किया जाए? ऊष्मा को जो शांत किया जाता है वो बड़े बड़े एसी, लिक्विड या एयर कंडीशनर से किया जाता है। अब इतने बड़े एयर कंडीशन को अगर आप लगाएंगे तो एयर कंडीशन ऊष्मा को शांत करने के लिए जो वो ऊष्मा निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग जी सब जी। तो अभी कुछ बड़ी कंपनियों ने क्या करना शुरू किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ने उसी डाटा को पानी में रखना प्रारंभ किया। अब उसने
ऐसे कैप्सूल तैयार करके बड़े कैप्सूल में उसको डाटा सेंटर को रखा और समुद्र के तलहटी में नीचे उतार दिया। तो आपको जो ऊष्मा थी वो शांत हो गई जी। एसी से जो उस ऊष्मा को शांत करने की जो कवायद थी उसमें वो ज्यादातर जो डाटा सेंटर की जो मशीनें थी वो खराब हो जाया करती थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने पाया कि केवल 8% ही मशीनें खराब हो पाई जी। तो पानी उसकी ऊष्मा को शांत कर रहा है, और जिसके पास में पानी ज्यादा होगा वो ज्यादा डाटा सेंटर की जो बल है वो उसको प्राप्त होगा। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि विश्व में तो फिर भी दूसरी जो कंट्रीज हैं वो उस पानी के बल को समझ रही है और डाटा के बल को समझ रही है। भारत में ये गणना अभी तक नहीं हुई। और सर, भारत के विषय में अगर हम बात करें तो भारत में इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे नदी तंत्र हैं। भारत में तो इस तरह की समस्या जो है डाटा संग्रह के लिए, अगर हम नदियों से भी पानी लें या समुद्र में भी हम उसको उतारें तो भारत में तो ऐसी समस्या नहीं होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जब हम अपने पीने के लिए पानी, जो शुद्ध पानी हमें मिलना चाहिए, हम उसी को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो डेटा संग्रह के लिए हम किस तरीके से उस पानी को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी नदियों को बचा सकते हैं या उनका उद्धार कर सकते हैं? देखिए, एक डेटा और आपको बताता हूं जी। एक आंकड़ा है कि अगर आप 1 GB इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एक दिन में कर रहे हैं या महीने में कर रहे हैं जी, ठीक है, या घंटों में 1 GB को इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे, आपको पता है 1 GB डाटा जो आपने इस्तेमाल किया किसी भी तरीके से, उसका पानी का फुटप्रिंट कितना है, वो फुटप्रिंट को समझने की आवश्यकता है जी। मतलब 1 GB इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए जो आपने 200 लीटर पानी बर्बाद कर दिया, वो पानी जो उसकी ऊष्मा को शांत करने के लिए आपने इस्तेमाल किया जी। आपको पता है कि वो पानी जो आपने उसकी डाटा सेंटर की ऊष्मा को शांत करने के लिए किया, उस पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कृषि के लिए भी और पीने के लिए भी जी। वो किसी भी रूप से इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपने क्या किया, 1 GB पर 200 लीटर पानी बर्बाद कर दिया। अब इसको अमेरिका में समझिए, 62,600 लीटर पानी बर्बाद हुआ, जिसकी पूरी गणना करेंगे अगर आप तो ये एक साल तक का डाटा है, 2014 तक का। 2020 में ये और ज्यादा बढ़ गया और आज 2022 है, क्या होगा, स्थिति क्या होगी, इसकी गणना ही नहीं कर सकते कि पानी कितना बर्बाद कर दिया। क्योंकि सर, जब हम यहाँ पर कोविड के विषय में जब हम बात करते हैं तो कोविड से पूर्व डाटा का इतना इस्तेमाल लोग नहीं करते थे जितना कि कोविड के समय में किया गया, क्योंकि अचानक से हमारी एजुकेशन ऑनलाइन चली गई, कॉन्फ्रेंस वेबिनार ऑनलाइन चले गए, ऑफिस की मीटिंग जो है वो ऑनलाइन होने लगी। तो इस समय में तो डेटा का जो यूज था वो एकदम से बहुत ज्यादा हो गया। तो जब आप पुराने डाटा की बात कर रहे हैं कि 2014 में इतना डाटा मतलब अवेलेबल था, तो आज तो ये स्थिति बहुत परिवर्तित हो चुकी होगी। देखिए, बहुत सही सवाल है ये, और मैं तो मानता हूं कि कोरोना नाम की जो बीमारी है ये तो सिद्ध है कि ये प्रकृति जनित नहीं है जी, मानव जनित बायो आतंक है जी। बायो आतंक, बायो वेपन के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। मेडिकल को इस कोरोना से सबसे ज्यादा फायदा बिल्कुल। फार्मेसी को, मेडिकल, सभी के सामने स्पष्ट आंकड़े हैं उसके सामने जी। लेकिन मैं मानता हूं कि और भी ज्यादा एक और इंडस्ट्री है जो इससे ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई, और जिसके पीछे ऐसा एनालिसिस करने के बाद में ऐसा लगता है कि इस कोरोना बीमारी को बनाने के लिए या पूरे विश्व भर में इसको प्रभावित करने के लिए, जनमानस को प्रभावित करने के लिए जो दूसरा कारण था वो था इस डाटा सेंटर की उपादेयता को, उपयोगिता को बढ़ा देना। क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में पूरे विश्व भर में, आंकड़े बोलते हैं, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सबके सब लोग घर में थे, घर में हाउस अरेस्ट थे, घर बैठकर उन्होंने ऑनलाइन चीजों को देखना, ऑनलाइन कक्षाएं लेना, ऑनलाइन मीटिंग्स करना, ये बहुत बहुतायत बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, जितने भी डाटा सेंटर थे वो बढ़ाने पड़े, डाटा सेंटर के साथ में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा तो फुटप्रिंट, वाटर खराब हुआ जी। अगर मैं तो आपको इतनी संजीदगी से बोलना चाहूंगा सभी को कि अगर आपको इंटरनेट पर जरा सा भी काम नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना डाटा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि 1 GB डाटा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर बचता है तो आपने 200 लीटर पानी
पीने योग्य पानी बचाया है, सेव कर दिया आपने। सेव कर दिया आपने पानी जी। और वो 200 लीटर आने वाली जनरेशन के लिए बचाया आपने, अपने लिए नहीं बचाया जी। तो ये अस्तित्व का मुद्दा है। और जब हम भारत में डेटा सेंटर की बात करते हैं तो ये तो गणना ही नहीं हुई है अभी तक, तो कितना भयावह स्थिति होगी। इसलिए जल को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए जल बचेगा तो थल बचेगा जी। इसलिए जल अगर होगा तो हम सब चीजें कर पाएंगे। इसलिए अत्याधुनिक चीजों के लिए जो हम इंटरनेट और डाटा पर क्या कहेंगे उस पर केंद्रित हो चुके हैं, उसके निर्धारण के लिए आपको जल की आवश्यकता अगर नहीं होगी, जल नहीं होगा तो डाटा सेंटर नहीं होगा, और आने वाला भविष्य जो होगा डाटा सेंटर इंटरनेट है। तो आप क्या करेंगे? तो मैं अगला और नारा इसमें कहना चाहूंगा कि जल है तो बल है। बल का निर्धारण अगर कहीं पर होगा, उस समर में अगर बल का निर्धारण होगा तो वो जल के माध्यम से होगा जी। और जल है तो थल है, ठीक है, और नदी है तो तभी जल बल बच पाएगा। तो इसका जो मूल है भारत के अंदर अगर नदी 11,000 नदियां हैं जीवित और किसी तरह से मृत प्राय जी, तो हम 11,000 की सूची कहां है? ना आपके पास ना मेरे पास। उस जल को बचाने के लिए जो भारत के अंदर एक गीत अक्सर हम लोग बचपन में गाया करते थे, मेरे रग रग में तू बनकर लहू समाई है। ये गाने को इसको आप जरा एक बार नदी से जोड़ के देखिए जी। जिस तरह से हमारे पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं वो नदी रूप में हमारे रक्त का प्रवाह करती हैं, तभी तो हम जीवित रहते हैं। बिल्कुल। अगर वो किसी भी अंग में वो रक्त का प्रवाह, वो अमृत रूपी जल तंत्रिकाओं से होते हुए हमारे अंग तक नहीं पहुंचेगा तो वही अंग खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा जी। अब जरा इसको सोचिए आप नदी के नजरिए से जी। भारत के अंदर जहां जहां नदियां हैं, भारत के अंदर जहां जहां नदियां हैं, वो नदियां अगर किसी भी तरीके से उसमें अमृत रूपी जल का प्रवाह रुक गया या रोक दिया गया तो उस भारत के उस हिस्से में जहां पर वो प्रवाह हो रही थी वो कार्य करना छोड़ देगा, सूख जाएगा, या क्या स्थिति बनेगी? सूखाग्रस्त हो जाएगा ना ही वहां के लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे अंग प्रभावित होता है जी। काम करना बंद कर देगा, वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, उसमें मानव जीवन को तलाशना दुष्कर कार्य हो जाएगा जी। तो इसलिए 11,000 नदियां कौन सी हैं? इसलिए नदी को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में तो नदी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जितने 30 त्योहार, हमारे जितने कर्मकांड, हमारे जितने संस्कार जुड़े हैं वो हमारी नदियों से जुड़े हैं जी। चाहे बच्चे का जन्म हुआ तो कुआं पूजन हुआ, और किसी बुजुर्ग का देहावसान हुआ तो उसकी जो अस्थियां हैं वो नदी में प्रवाह की गई। जितने भी संस्कार हैं उन सबको देख लीजिए आप, नदी, आप जल के बगैर कर ही नहीं सकते। आप जल के बगैर आप होली नहीं मना सकते, जल के बगैर आप दीपावली नहीं मना सकते, जल के बगैर आप दूसरे जो त्योहार हैं हमारे वो कोई भी पूर्ण नहीं हो सकते। चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, हम यहाँ पर कोई भी पंथ के लोग हो, हमारा जल के बगैर काम ही पूरा नहीं हो सकता। तो जब जल के बगैर काम नहीं पूरा हो सकता तो हम ऐसी स्थिति में क्यों आ रहे हैं कि हम जल और नदी के अस्तित्व को ना जाने, क्योंकि वो आपके और मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उसको जानना बहुत आवश्यक है, उसके संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नदी को जानो जैसे अभियान से हम सबको जुड़ना चाहिए जी। RFRF एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। रिसर्च फॉर रिसर्चेंस फाउंडेशन ने अभी हाल ही में एक अभियान प्रारंभ किया जिसमें कहा गया नदी को जानो। नदी को जानोगे तो हम उसके नजदीक जाएंगे। हम भावनाओं से दूर हो गए हैं नदी से। मुझे याद है कि जब भी कभी मैं अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने दादा दादी के साथ में किसी नदी से उतरता था तो उस नदी का जयघोष हम लोग लगाया करते थे। उस पूरी बस के अंदर, उस पूरे लोगों के बीच में हम लोग जयघोष लगाना शुरू किया करते थे, गंगा मैया की जय, जब तक उससे ना उतर जाए, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की। कुछ लोग तो ये क्या करते थे कि अपने पॉकेट से कुछ सिक्के निकालकर वो गंगा जी में प्रवाहित करते थे जी। तो वो क्या था? वो बिलोंगिंगनेस थी। हम दूर होते जा रहे हैं, हम नदी के किनारे तो नहीं जा पा रहे, लेकिन कंक्रीट की नदियों के किनारे रहने लगे, और कंक्रीट की नदियों ने हमारे अंदर की प्रकृति को खत्म कर दिया, हमारे अंदर के भाव को खत्म कर दिया। और ये जानते हुए कि हमारा ये शरीर ही 70% जो है जल से बना है, उसके बावजूद भी हमने नदियों के अस्तित्व को, उसके भाव को अपने से दूर करना प्रारंभ कर दिया। ये स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए RFRF का जो रिसर्च फॉर रिसर्च फाउंडेशन का जो अभियान है, नदी को जानो, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारी सभ्यता से जुड़ा है, हमारी विरासत से जुड़ा है, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति से जुड़ा है, हमारे आने वाले कल से जुड़ा है, हमारे भूगोल खगोल से जुड़ा है,
हमारे और आपके उस 5 तत्व से जुड़ा है जिसकी संकल्पना भारतीय दर्शन के अंदर है। बिल्कुल। सर देखिए, जल के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आप खाने के बिना 1 महीने जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना आप 1 सप्ताह से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जल की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम उसको तभी सेव कर पाएंगे जब हम उसे अपनी भावनाओं से कहीं ना कहीं जोड़ पाएंगे, जैसे कि आपने अभी कहा भी। सर, आप जो नदी को जानो अभियान की बात कर रहे हैं, RFRF की, तो उसके विषय में मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं नदी को जानो अभियान के बारे में, कि वो इस अभियान से किस तरीके से जुड़ सकते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, भारत जो है वो हर बार, भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति चिरकालीन है, ठीक है, और चिरकालीन के साथ में नयापन लिए हुए है, समावेशी संस्कृति है, हर किसी को समाहित कर लेती है। और भारत में शिक्षा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर आप जाएंगे तो पुरातन काल में जरा एक बार आश्रमों का ध्यान करें आप जी, तो आप पाएंगे कि जितने बड़े आश्रम संस्थापित हुए वो नदी के किनारे हुए जी। तो शिक्षा का प्रतिपादन कहाँ हुआ? नदी के किनारे। संस्कृति कहाँ पुष्पित और पल्लवित हुई? नदी के किनारे। इसलिए आप सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं तो नदी के किनारे, गंगा नदी के आसपास जितनी सभ्यता बनी हुई गंगा नदी के किनारे, और चिरकालीन है भारतीय संस्कृति। इसलिए जितनी भी संस्कृतियां थी वो या तो एक व्यक्ति पर केंद्रित थी, या किसी हित पर केंद्रित थी, कि या किसी परिवार पर केंद्रित थी। लेकिन भारतीय संस्कृति वो समावेशी संस्कृति, जगत और जगत कल्याण की बात करने वाली थी, इसलिए आज भी चिरकालीन तक बनी हुई है। भारत और भारत राष्ट्र का या भारतीय संस्कृति का जन्म नहीं हुआ है, बिल्कुल, वो चिरकालीन सनातन है। लेकिन जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु जरूर है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर है, लेकिन भारत के जन्मने की कोई तारीख बताए? वो तो नहीं है, इसलिए सनातन है जी। और जब सनातन है तो सनातन संस्कृति का, सनातन समाज का निर्माण कहां हुआ? नदी के किनारे जी। आध्यात्मिक दर्शन कहां मिला? नदी के किनारे। हमारी जितनी विरासतें, जितनी संस्कृति, जितने रिचुअल बने वो कहां बने? नदी के किनारे जी। तो आज हम नदी से दूर कैसे हो सकते हैं? इसलिए भविष्य के फुटप्रिंट का, वाटर फुटप्रिंट का निर्धारण कौन करेगा? जिसके पास में सबसे ज्यादा नदी है, ऑब्वियसली। तो सबसे ज्यादा नदी विश्व में किसके पास है? 11,000 नदियों से भी ज्यादा। भारत नदियों का देश है ये कहा जाता है, आपने और हमने पढ़ा है पाठ्यक्रमों में। तो जब भारत जो है वो नदियों का देश है, तो वो 11,000 नदियां, जिसका आंकड़ा हमारे और आपके पास में नहीं है, वो जितनी खालाएं हैं, वो जितने सिस्टम है नदी के, उन सबको जीवित करने की आवश्यकता है। ये RFRF का अभियान है। इसलिए आप और हम सीधे तौर पर उस अभियान से जुड़ सकते हैं कि हमारे घर के आसपास जो नदी है जी, उसकी जानकारी हम इकट्ठा करें, और उसके बाद में उस पूरी जानकारी को RFRF के साथ में जोड़ें। तो पहले तो हम सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जी, और फिर उसके बाद में उस पूरे डाटा को हम उनके साथ में शेयर करें, ताकि एक सही योजना बनाकर हम उस मृतप्राय नदी को जीवित करने के लिए एक योजना बना सके और उसके लिए काम कर सके। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने नदी को बचाया तो हम बचे दरअसल। इसलिए आप इसमें अपना हित भी तलाश सकते हैं। आप जगत की बात मत कीजिए, आप कल्याण की बात मत कीजिए, आप राष्ट्र की बात मत कीजिए। कम से कम अपने अस्तित्व को और अपने आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने के लिए तो कम से कम हमें नदी के नजदीक जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कितने लोग हैं जो आज यमुना नदी के अंदर बैठकर जो है आचमन कर सकते हैं? कोई भी नहीं। उसको बर्बाद करने वाला या उसको दूषित करने वाला कोई और नहीं है, हम और आप हैं जी। हमने और आपने उसको दूषित किया, ठीक। लेकिन अगर उसको संरक्षण करने का काम अगर करना है तो वो भी आपको और हमें करना है। इसलिए RFRF का ये अभियान बहुत आवश्यक है। नदी को जानो जी, नदी को जानना पड़ेगा, नदी को बचाना पड़ेगा, नदी के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा, नदी के भाव को बचाना पड़ेगा, नदी के संस्कार को बचाना पड़ेगा जो आप और मुझ में है। अगर वो 70% हिस्सा जो हमारे शरीर का है वो दूषित ना हो, इसलिए हमें नदी को बचाना पड़ेगा। इसलिए नदी के अभियान को से जुड़ना पड़ेगा, नदी को जानना पड़ेगा जो हमारे घर के आसपास है, उसी के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में जाकर आपको नदियों के लिए काम करना है। मैं कह रहा हूं कि आपके घर के नजदीक जो सबसे पहले नदी पड़ती है उसके बारे में उतने हिस्से में जानने की आवश्यकता जितने हिस्से में आपके आसपास वो बह रही है जी, उतने में आप जानिए एक बार जरा। जानेंगे तो आप पाएंगे कि वो नदी आपके अस्तित्व से ही जुड़ी हुई है, आपकी तो अपनी बात कर रही है। बिल्कुल, उसके कारण ही औषधि है। नदी में जल बह रहा है इसलिए फसल है, नदी में जल बह रहा है इसलिए
इसलिए जो क्या नाम वृक्ष हैं, और वृक्ष अगर हैं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम वो कहीं ना कहीं सभी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो ये चीजें हमारे लिए पॉसिबल होंगी ही नहीं। इसलिए भारत में सदी के बाद सदियां हैं, सदियां बीत गई हैं, सदी चल रही है, सदी आएंगी, सदी दर सदी है, क्योंकि नदी है। बिल्कुल। और अगर नदी नहीं होगी तो सदियां नहीं होंगी। और अपनी सदी को बचाना है, इस सदी को बचाना है, आने वाली सदियों को बचाना है, तो हमें नदी को बचाना होगा। इसलिए सदी दर सदी है, क्योंकि नदी है। नदी है। तो आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि नदी को हमें बचाना ही है, क्योंकि नदी से हमारे संस्कार जुड़े हैं, नदी से हमारे भाव जुड़े हुए हैं, और नदी ही है जो हमें जीवन दे सकती है, जीवन दायिनी है, हमें बचा सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी व्यू है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि सर ये कार्यक्रम का एक लिमिट टाइम होता है। तो फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अंत में जो है, क्योंकि मैं कवि हृदय हूं जी, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, मैं उससे इसका समापन करना चाहूंगा कि नदी को जानो क्योंकि इसमें अस्तित्व जुड़ा है, नदी को जानो क्योंकि इसमें व्यक्तित्व और कृतित्व जुड़ा है, नदी को जानो क्योंकि ये सभ्यता की जड़ है, नदी को जानो क्योंकि ये राष्ट्र का धड़ है, नदी को जानो क्योंकि ये संस्कृति है, नदी को जानना पड़ेगा क्योंकि ये प्रकृति है, नदी को हम सबको जानना पड़ेगा क्योंकि ये धर्म है, नदी को हम सबको जानना पड़ेगा क्योंकि ये कर्म है। नदी जीवन का मनोहार है, नदी ही तीज पर्व त्योहार है, जो इसके करीब है वही सफल है, क्योंकि ये हमारी फसल है, ये पीढ़ियों का सामर्थ्य है, ये व्यापार उद्योग हमारा अर्थ है, गुरु की दीक्षा का स्रोत है, ज्ञान विज्ञान शिक्षा से ओतप्रोत है, इसके प्रवाह में कंकर दर कंकर है जी, इसके प्रवाह में कंकर दर कंकर है, इसके हर कंकर में शंकर है, इसके हर कंकर में शंकर है। जी, तो आपने जो है गंगा मैया को और भोले बाबा को और नदी को इतने प्यारे शब्दों के साथ पिरोया है कि मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये आपकी कविता बहुत पसंद आई होगी, और वो इस कविता से अपने जीवन में कहीं ना कहीं सीखेंगे भी कि अगर जल है तो ही सब कुछ है, अगर जल नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इस विषय से रूबरू कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।